एक जबरदस्त घटनाक्रम में कम से कम 25 आईडीएफ सोल्जर्स राफा में या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का दिन यानी 20 जून 2024 बहुत खास है क्योंकि देखिए दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो मैंने बताया आपको जो कॉम्प्लेक्स एम्बुश जो राफा में हुआ है, जिसके बारे में इजराइल ने कंफर्म किया है कि उसके कई सोल्जर्स घायल हुए हैं या मारे गए हैं। वो कॉम्प्लेक्स एम्बुश ऐसा था कि वो एक नई मील का पत्थर एक तरह से हमास की पूरी हिस्ट्री, मतलब अभी जो फिलहाल 7 अक्टूबर के बाद जो पूरी एक लड़ाई हमास लड़ा है उसमें एक मील का पत्थर है। क्यों? क्योंकि इस बार हमास ने नई चीज की। इस बार क्या हुआ कि सबसे पहले जो कम से कम 2 D9 बुलडोजर उन पे अटैक हुआ और उसी के साइमल्टेनियसली 2 मरकवा टैंक्स पे अटैक हुआ। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। 2 दिन पहले जो तल अल सुल्तान में जो अटैक हुआ था, एक मरकवा टैंक पे 2 जगह से अटैक हुआ, तो उसके बारे में आपको बता दें। उसकी भी डिटेल्स आज ही आए हैं। और जो तल अल सुल्तान में हुआ था, ये जो राफा शबूरा कैंप में जो हुआ है, जो आज की घटना जिसमें 25 इजरायली सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं, तो उसके बैकग्राउंड में क्या है कि तल अल सुल्तान में 2 जगह से, एक छत से और एक नीचे से, एक जैसे एक टैंक खड़ा था एक बीच में, इजरायली टैंक मरकवा, उसको एक हमास के फाइटर ने छत से टारगेट किया और एक ने नीचे से दरवाजा खोल के एकदम सामने से टारगेट किया। अब वो टैंक वाले जो जो चालक थे टैंक के, वो तो सामने वाले को उसने देखा और जो छत से आया उसको नहीं देख पाया। दोनों आरपीजी शेल इस एक मतलब अजीब कोऑर्डिनेशन से लगे और वो उसमें मरकवा टैंक, आप देख सकते हैं मरकवा टैंक पूरा के पूरा उड़ गया। ये पहले की बात है, 2 दिन पहले की। आज क्या हुआ? आज देखिए उसी टेक्निक से कि एक साथ 2-2, 3-3 जो हमास के फाइटर्स हैं, उन्होंने जो एक इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स को घेरना शुरू कर दिया है, वही चीज हुई। और उन्होंने जो घेरा उसमें उन्होंने सबसे पहले जैसे 4 हमास के फाइटर्स ने एक D9 बुलडोजर मारा। फिर उधर से दूसरे एक 4 का ग्रुप और आया, उसने दूसरे जो D9 बुलडोजर है उस पर वार किया। उसी के थोड़े दूर पे 2 मरकवा टैंक्स थे, उनको भी अलग अलग 4-4 हमास के फाइटर्स के ग्रुप्स ने आगे और पीछे दोनों से टारगेट किया। अब देखिए टैंक है बीच में, टैंक में आप ये रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपका एक फाइटर पीछे खड़ा टैंक है और एक आगे खड़ा है, तो अगर ऐसे भी मारे तो उन दोनों को लगेगी नहीं, क्योंकि टैंक बीच में मतलब इतना बड़ा एक हैवी व्हीकल बीच में है, तो ऑब्वियसली तो जो आप आमने सामने से अगर उसको मारेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो यहां से मारेंगे तो जो जो आगे से जो हमास फाइटर ने मारा तो पीछे जो हमास फाइटर है उसको लग जाएगी। नहीं, ये उस तरह की बात नहीं है। आपको मिलिट्री व्हीकल नहीं है कि जो ऊपर से खुली है, टैंक है। और इसको समझते हुए हमास ने चारों तरफ से घेर के सोची 1-2 इधर इधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से घेर के मारा और तुरंत रिग्रुप कर, और तुरंत वो ग्रुप जिसने मारा वो रिग्रुप कर जाता और फिर उसने आगे की कार्रवाई के लिए चला जाता। अब देखिए क्या हुआ, 2 D9 बुलडोजर अल शबूरा जो नेबरहुड है उसमें हमास के फाइटर्स ने ट्रैप किए। 4 हमास के फाइटर्स ने, 4 ने एक को और 4 ने एक को, तो 8 फाइटर्स ने 2 D9 बुलडोजर जो इजरायली आईडीएफ के थे उनको उन्होंने घेर लिया और घेर के उन्होंने मारा इसी तरह से चारों दिशाओं से। बिल्कुल, मतलब वहां जो अंदर जो उसमें सोल्जर्स थे, एक में 7 थे, एक में 8 थे, वो उनमें से कम 2 या 3 तो वहीं मारे गए, बाकी लोग निकल के भागने लगे। अच्छा, इधर क्या हुआ कि जो मरकवा टैंक्स, उसी के थोड़े करीब समझ लीजिए 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे 2 मरकवा टैंक्स को जो 2 अलग अलग 4-4 हमास के ग्रुप के फाइटर्स ने मारा, उसके जो सोल्जर्स थे अंदर, वो ज्यादा उसमें जो थे करीब 3 सोल्जर्स एक टैंक में और दूसरे टैंक में 2 सोल्जर्स, वो वहां पर मारे गए। उसके बाद उसमें से भी एक दो निकल के भागने लगे। और ये जो D9 बुलडोजर से जो सोल्जर्स निकल के भाग रहे थे और उधर मरकवा टैंक से जो सोल्जर्स निकल के भाग रहे थे, इनको एक गली मिल गई। उस गली में ये लोग घुसे और गली शबूरा नेबरहुड की राफा में बता रहे हैं। अच्छा, इनके पास मैप्स होते हैं, इनके पास मतलब ऐसा नहीं है कि इजरायली, अच्छा इनको जाने के पहले पूरा सर्विलेंस सिस्टम दिखाया जाता है कि अगर तुम फंस जाओ तो तुम इस इलाके की गलियों से कैसे निकल के वापस इजराइल पहुंच सकते हो।
यहाँ तक की स्थिति इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है। तो ये जो आईडीएफ के सोल्जर्स थे ये ट्रेन थे, इनके पास फिजिकल मैप्स भी इनके पास थे, एक ई मैप्स जिनको कहते हैं, इनके पास फोन्स थे जिसमें इनके पास ई मैप्स थे, और पहले से इनको ट्रेन भी किया गया था कि देखो इस तरह से गाजा में गलियां हैं और ऐसे तुम भाग सकते हो। तो उन्होंने वो भागने की कोशिश की, लेकिन उनका जो फोन था, जो ई मैप था, उसको टैप कर लिया। अब आप सोचिए हमास की ये कैसे हुई, ये संभव कैसे हुआ कि वहां पर वह हमास के पास कोई इंटरनेट सर्विस तो है नहीं, ना ही कोई अंडरग्राउंड केबल सर्विस है, ना ही कोई सैटेलाइट इस तरह से जो घोषित है, लेकिन उनका जो फोन का लोकेशन था, जो हमास के फाइटर्स जो 4-4-8-16 फाइटर्स हो गए, 4-4 ने D9 बुलडोजर को टारगेट किया, 4-4 ने मरकवा टैंक को टारगेट किया। ये जब एक हो गए 16 फाइटर्स, और इन लोगों ने जो भागते हुए 8 से 10 जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं उनको इन्होंने जब पीछा करना शुरू किया, तो उनके मोबाइल का लोकेशन इनके पास कहीं ना कहीं आ गया, और उस मोबाइल के लोकेशन को ये लोग फॉलो करते रहे, और उन इजरायली सोल्जर्स को एकदम से नहीं मारा, पहले उनको गलियों के बीच से उनको जाने दिया। एक चेज हुई, एक बड़ी थ्रिलिंग चेज, जैसे आप मतलब मैं क्या कहूँ उस पर कि कुछ जैसे फिल्मों में आप देखते हैं, एक थ्रिलिंग चेज हुई जिसमें आईडीएफ के सोल्जर्स आगे थे, हमास के फाइटर्स पीछे थे। आईडीएफ के सोल्जर्स किसी तरह से नेविगेट करके अपने उसके मतलब जो उनके पास एक मैप था उसके माध्यम से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, और एक जगह उनको एक ओपनिंग मिल गई, तो उसमें से कुछ सोल्जर्स उसमें से बाहर निकले। इधर पीछे जो थे 16 सोल्जर्स जो घुसे थे, जिन गलियों में इजरायली सोल्जर्स घुसे थे, उसमें से जो पीछे करने वाले में केवल 8 रह गए, बाकी 8 दूसरी गली से ऑलरेडी जहां से उनको निकलना था आईडीएफ सोल्जर्स को, वहां पहुंच चुके थे। तो क्या हुआ कि जब आईडीएफ सोल्जर्स मान लीजिए 8 से 10 संख्या में, जब उनके 5 लोग बाहर निकले, तो उधर 8 हमास के सोल्जर्स इंतजार कर रहे थे, और इधर पीछे से 8 हमास के सोल्जर्स से दोनों तरफ से फंसा दिया। ये जैसे क्लासिक पिंसर मूवमेंट होता है, लेकिन पिंसर मूवमेंट खुले मैदान में होता है, खुले मैदान की लड़ाई में, जिसमें आमने सामने की लड़ाई होती है, मैदान में होती है, जिसमें आप देख सकते हैं, और उसमें आप आगे से भी वार करते हैं, पीछे से एक आपका एक फोर्स जो कि कंसील्ड रहती है, छुपी रहती है, पीछे से हमला करती है। इस तरह से पिंसर मूवमेंट के आप बीच में दुश्मन को दबा देते हैं। ये देखिए यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ये गलियां हैं, गलियों के अंदर लड़ाई हो रही है, ये कोई खुला मैदान नहीं है। इन गलियों के अंदर आईडीएफ सोल्जर्स भाग रहे हैं, और गलियों के अंदर गलियां हैं। आपने यहां भी देखी होंगी, जो पुराने शहर उत्तर प्रदेश के, बिहार के, और भी दिल्ली में भी जो पुराने शहर हैं वो कितने तंग हैं, उस तरह की जो तंग गलियां गाजा में बहुत सारी, और राफा में भी हैं। तो राफा में जब वो इन तंग गली, अच्छा उसमें क्या है कि फंसाना भी आसान है लेकिन निकलना भी आसान, मतलब अगर आपका लक साथ दे तो आप निकल भी सकते हैं। तो इजरायली सोल्जर्स अपने इसी उसमें थे कि हम निकल जाएंगे, लेकिन आइडिया जो हमास की जो प्लानिंग थी कि जैसे पीछे 8, उधर से जो दूसरी ओपनिंग थी गली की उसमें 8 ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और उन लोगों ने इस तरह से इजरायली सोल्जर्स को बीच में फंसा दिया। कुछ इजरायली सोल्जर्स बीच में जो और गलियां थी जिसमें बाएं दाएं होने की संभावना थी, उससे उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हमास के सोल्जर्स, ये जो 8 पीछे थे, ये वहां घुस गए, और वहां पर जो मार हुई है फिर मशीन गन से पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उन्होंने मारा है। अब आप बताइए कि आईडीएफ के कितने लोग मारे गए होंगे इस तरह से, ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा। और सुन लीजिए, 4 आईडीएफ सोल्जर्स को उसमें से भागने दिया, और वो भाग के खुली जगह आए, खुली जगह उन्होंने अपने फोन से एक जो उनके पास एक फोन होता है, और एक जो मॉडर्न वायरलेस सेट है जिसका एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, तो उसी वजह से देखिए कई जगह जो आईडीएफ के सोल्जर्स मारे जाते हैं तो हेलीकॉप्टर्स बुला लेते, तो इन्होंने हेलीकॉप्टर्स बुलाए खुली जगह देख के। अभी तक क्या होता रहा है, हेलीकॉप्टर्स जब आते हैं तो फिर हमास अपना एम्यूनेशन वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई कोई इस तरीके से मतलब भाई हेलीकॉप्टर पे आप मारेंगे, उसमें टारगेट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, आपको एक खास दूरी से मारना होगा, बहुत नज़दीक नहीं जा सकते। तो इसलिए हेलीकॉप्टर पे मारने से हमास के फाइटर्स अभी तक बचते रहे कि अपने भाई अपना एम्यूनेशन क्यों वेस्ट करो। जब उन्होंने इजरायली सोल्जर्स को मार दिया, कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर्स इवैक्यूएट कर ले गए, तो उनको इवैक्यूएट कर ले जाने दिया। वो अलग बात है कि जो SAM-3 मिसाइल है उससे उन्होंने अपाची जो हेलीकॉप्टर्स इजराइल के हैं उनको उन्होंने
निशाना बनाया, वो एक अलग उसमें, जब उड़ के कोई फ्लाइट कर रहे हैं या वो रिकॉनेसेंस कर रहे हैं तब। लेकिन जो इजरायली सोल्जर्स को जो हेलीकॉप्टर्स लेने आते हैं उन पे अभी तक उस तरह से हमला नहीं हुआ था, लेकिन आज हो गया, आज हमला हो गया उन हेलीकॉप्टर्स पे। और वो ऐसा हुआ कि हमास के जो फाइटर्स हैं कहीं ना कहीं उनके पास एम्यूनेशन बढ़ गया है। देखिए यही बात। और इससे मैं एक चीज और जोड़ूंगा जो अभी इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने कही, इजरायली आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने, जिसने पूरी स्थिति बदल दी है। और उसने भी इसी वजह से कहा, ऐसा लग रहा है कि इसी घटना से लगा कि इजराइल की जो हमास के जो फाइटर्स हैं उन्होंने जो मारा, उसके बाद जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 8 से 10 इजरायली सोल्जर्स को जो पिंसर मूवमेंट में फंसाया, उधर D9 बुलडोजर मरकवा टैंक्स में लोगों को मार ही चुके हैं, इधर पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा। 3 या 4 सोल्जर्स को उन्होंने निकलने दिया। वो निकल के जब एक खुली जगह पहुंचे, वहां पर जब उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाया तो उन्होंने, हमास के फाइटर्स ने वहां पर, सब ने नहीं, 3 या 4 बस आ गया है, उन्होंने अपने आरपीजी शेल से हेलीकॉप्टर पर मारा, हेलीकॉप्टर पे सीधे मार दिया। और उसके बाद जो उन्होंने गोलियां बरसाई, हेलीकॉप्टर जो है उसका पीछे का हिस्सा डैमेज हो गया। फिर भी हेलीकॉप्टर ने उड़ने की कोशिश की और उड़ते उड़ते वो कुछ समुद्र की, मतलब उल्टे डायरेक्शन में वो चला गया समुद्र की तरफ। और वहां पर जो इजरायली सोल्जर्स एक दो को एवैक्यूएट कर पाए थे, और खुद भी जो हेलीकॉप्टर के अंदर थे वो भी पैराशूट से वो कूदे और वो समुद्र में गिरे। और और ये सारी चीजें जो हैं, अभी तक देखिए हमास के कितने फाइटर्स को, पहले हम अभी की बात नहीं कर रहे, 2014 की जो लड़ाई थी, इवन जो 2019 में कुछ घटनाएं हुई थी, और उसमें जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के कुछ फाइटर्स को 2021 में जो इजरायली फोर्सेस ने मारा था, इसी तरह से मतलब समुद्र में वो कूदे थे, उनको मारा था। एक दूसरी उसकी परिस्थिति थी। लेकिन आज जो है इजरायली सोल्जर्स को समुद्र में छलांग लगानी पड़ी, और उसमें भी कितने बचे हैं, कितने मारे गए हैं, ये नहीं पता, क्योंकि वहां भी हमास पहुंच चुका था और हमास के फाइटर्स ने गोली चलाई। अब आप देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, इस पूरी सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? इसका जो देखिए, जो आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन डैनियल हगारी, जिनके बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं, और कुछ वीडियोस में पहले की जो हमारे हैं उनमें उनकी फोटोग्राफ भी दिखाई हमने। डैनियल हगारी ने कल एक चौंका देने वाला स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि डैनियल हगारी कह रहा है, ये आईडीएफ का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, और ये बात याद रखिए कि इसके पहले बेनी गैंट्स नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट छोड़ चुके हैं, और वॉर कैबिनेट जो है वो लगभग डिसॉल्व हो चुका है। तो अभी जो डैनियल हगारी ने क्या कहा, डैनियल हगारी ने कल एक अजीब सा स्टेटमेंट दिया। मतलब ऑफिशियली वो स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं बिना, मतलब ये पूरा नेतन्याहू के खिलाफ नाफरमानी है। और इसके पहले मैंने बताया था कि आईडीएफ के सोल्जर्स में बड़ा रिजेंटमेंट है, और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक कह दिया था कि एक ऐसा कॉरिडोर हम बना देंगे जिससे एड जा सकती है, वो बिना नेतन्याहू से पूछे। ये भी डैनियल हगारी ने ये कह दिया कि हमास तो हरा ही नहीं जा सकता, हमास इज एन आइडिया। इजरायली आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कहा हमास इज एन आइडिया, हमास तो एक विचार है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। और इजराइल की जनता के आंखों में धूल डालना, या धूल जिसको कहते हैं ना कि धूल झोंकना बंद करो, धूल झोंकना बंद करो। ये कौन कह रहा है? ये हमास नहीं कह रहा है, ये आपका कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा है, या कोई आपका जो गाजा में हमास के या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो सिंपैथाइजर्स हैं वो नहीं कह रहे हैं, ईरान का कोई नेता नहीं कह रहा है, हिजबुल्लाह का कोई नेता नहीं कह रहा है, रशिया नहीं कह रहा है, ये चाइना नहीं कह रहा है, ये एक इजराइल का स्पोक्स पर्सन इस बात को कह रहा है, डैनियल हगारी, मतलब ऑफिशियल, जिसने इतने स्टेटमेंट्स दिए और कई बार झूठ बोला है, कई बार उसने झूठ बोला वो कि हमने रेस्क्यू कर लिए होस्टेजेस। एक बार उसने एक खबर दी थी करीब 3 महीने पहले कि मतलब डैनियल हगारी ने, कि 3 आईडीएफ के मिलिटेंट्स को हमने पकड़ लिया, उनकी फोटो भी सामने आई। बाद में पता चला कि वो एम्बुलेंस वगैरह के, मतलब बेचारे ऑर्डिनरी वर्कर्स थे, उनको जबरदस्ती हमास बना दिया था। अब इस तरह की चीज करते करते कहीं ना कहीं इजरायली से जो सेना है आजिज आ गई, और इस बात को हगारी ने कहा कि इस रात की कोई सुबह नहीं, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देयर इज नो लाइट, इस सुरंग के अंत में कोई प्रकाश नहीं, वही इस रात की कोई सुबह नहीं है। यह बात डैनियल हगारी कह रहा है।
और उसके साथ एक चीज़ और सुन लीजिए आप, हिजबुल्ला पे जो कल इजराइल ने बड़ी मसल फ्लेक्सिंग की कि आ जाओ हम हिजबुल्ला को ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नसरल्ला ने कल स्पीच दी हिजबुल्ला के लीडर ने, और उसमें उसने कहा कि मुगालते में मत रहना, हम 24 घंटे के अंदर, इजराइल ने अगर लेबनान पे हमला किया 24 घंटे के अंदर हम तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला कर देंगे, 24 घंटे के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, जो इजराइल के जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, उस वो जो एक कंपनी मैनेज करती है, प्राइवेट कंपनी, उसका जो सीईओ है, उसका स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि ये बात सच है, नसरुल्लाह के पास, हिजबुल्लाह के पास ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो लाइट जो हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड है उस पर हमला कर सकता है 72 घंटे के बाद। 72 घंटे के बाद इजराइल में बिजली नहीं रहेगी, 72 घंटे तक ही हमारे पास रिजर्व है। अगर वो उस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला हुआ, 72 घंटे के पास हमारे पास रिजर्व है, 72 घंटे के पास इजराइल में बिजली ही नहीं रहेगी, पूरा इजराइल अंधकार में डूब जाएगा। फिर वही बात आ गई, इस रात की कोई सुबह नहीं इजराइलियों, ये देख लो, इस रात की कोई सुबह नहीं। उसके बाद उसने दूसरी बात क्या किया, उसने कहा 5 घंटे में, 5 घंटे बस केवल लगेंगे और सारे फोन्स बंद हो जाएंगे, फोन चार्ज ही नहीं होंगे, सारे फोन्स बंद हो जाएंगे 5 घंटे। और उसके बाद उसने कहा कि इसी तरीके से जो पूरी नॉर्मल लाइफ है इजराइल की वो ठप हो जाएगी। अब आप बताइए, ये एक प्राइवेट कंपनी का सीईओ कह रहा है। और जब से ये इजराइल ने मसल फ्लेक्सिंग की है कि हम हमला करेंगे हिजबुल्ला पे, और अमेरिका ने भी साथ दिया, और नेटो ने की भी कुछ फोर्सेस ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे, ये देखिए कितनी झूठ और गीदड़ भभकी है। क्योंकि उसके जैसे ही ये बात आई और इस सीईओ का स्टेटमेंट आया, उसके बाद 6,500 इजरायली सेटलर्स जो अभी भी नॉर्थ इजराइल में हैं, वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंच गए कि हमको तुरंत इवैक्यूएट को, हमें इजराइल छोड़ना है। इजराइल ही छोड़ के भागने को तैयार हो गए कि हमें नहीं रहना वहां पर। अब इतनी मार ऑलरेडी हम झेल चुके हैं, 2,30,000 जो सेटलर्स हैं ऑलरेडी वो इवैक्यूएट हो चुके हैं। अब तो सीधे हमारी मौत है वहां ना, अगर मतलब हिजबुल्ला से अगर लड़ाई छिड़ी, क्योंकि हिजबुल्ला को तो अपनी फौज भी भेजनी नहीं है। उसने जो हुदहुद जो उसने एक सर्विलेंस सिस्टम बनाया है, उससे तो वो दूर से मार कर सकता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने उसको हुदूद कहा था और हमारे दर्शकों ने उसको करेक्ट किया था, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। हुदहुद जो कि एक चिड़िया का नाम है बड़ी, और उसका एक बड़ा हिस्टोरिकल और एक मतलब इस्लाम की हिस्ट्री में भी उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो इसीलिए शायद हिजबुल्ला ने अपने उस सर्विलेंस सिस्टम का नाम हुदहुद रखा। अब जो बात है कि जब हिजबुल्ला ये दिखा चुका है और अपनी कैपेबिलिटीज उसने कुछ छुपाई नहीं है, साफ कर दी है, तो इजराइलियों में डर तो समय गया है कि अगर हमने हिजबुल्ला, मतलब अगर इजराइल ने हिजबुल्ला पे अटैक किया तो सीधे निशाने पे तो हम है, नेतन्याहू तो वहां बैठा है, पूरी जो नेता नगरी है इजराइल की वो तो वहां बैठी है, निशाने पे हम है सीधे। अब आप सुनिए, उसके बाद क्या है कि जो वेस्ट बैंक में जो आज लड़ाई हुई अल फरा कैंप में कम से कम 13 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स क्षतिग्रस्त हुए। वहां पर ऐसा इन लोगों ने सिस्टम बना लिया है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कि वो जो इम्प्रोवाइज जो आईईडीज हैं उनको वो ऐसी जगहों पे रख रहे हैं कि वो व्हीकल्स आती है वो वहां से फट जाते हैं। उसमें कुछ को तो रिमोट वो जो डेटोनेशन होता है पुराने स्टाइल का उससे होता है, वो नहीं कि मतलब आपने यहाँ से कुछ दबाया बटन और वो उड़ गया, ऐसा नहीं। वो जो प्रॉपर डेटोनेशन होता है कुछ उस तरह से होता है, और कुछ उसमें जो है अंदर सेंसर्स है, मैंने उसके बारे में आपसे कहा था। वो सारी चीज़ें आज सामने आई अल फरा कैंप में, जब करीब 13 इजरायली व्हीकल्स जो हैं आज वो क्षतिग्रस्त हुई। कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, अभी इसकी खबर तो आई नहीं है। उसके बाद और देखिए, आज इंटरनेशनल लेवल पे आज इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे है, और इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे पर यूरोप के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। स्वीडन में हुआ, डेनमार्क में हुआ, फ्रांस में हुआ। फ्रांस में इलेक्शन भी अभी कुछ समय बाद होने जा रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर क्योंकि मैं अब इंटरनेशनल जो कवरेज है उसको बढ़ाने की सोच रहा हूँ। अभी 2-3 दिन लगेंगे, मैं अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन हम जब अपने एक फिक्स लोकेशन पे पहुंचेंगे तो हम उस चीज़ को बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए क्या है कि जो
इंटरनेशनल रेफ्यूजी डे पे बहुत जगह पूरे विश्व में कई जगह प्रदर्शन हुए और जिसमें यूएनओ को याद दिलाया गया, यूएन के जनरल सेक्रेटरी को याद दिलाया गया कि गाजा में जो पॉपुलेशन रह रही है वो रेफ्यूजी है। 1948 से उसको रेफ्यूजी स्टेटस मिली हुई है और रेफ्यूजीज के प्रति यूएनओ का कमिटमेंट है। आपने 37,000, अब देखिए 37,000 तक आंकड़ा पहुंच गया है, 37,000 से ऊपर आपने लोगों को मार दिया और 70-80 हज़ार आपने घायल कर दिए। कैजुअलिटीज 1,50,000 पहुंच रही है और रेफ्यूजीज के साथ ऐसा हो रहा है और कहीं और हो जाता तो ये यूएनओ हाय तौबा मचाता। लेकिन रेफ्यूजीज को, गाजा के रेफ्यूजीज को बचाने के लिए यूएनओ कोई ऐसा डिसाइसिव काम नहीं कर रहा है सिवाय कंडेमनेशन के। जो यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कई बार कहा कि इनफ इज इनफ, अब इसके आगे नहीं, अब इसके आगे नहीं। अरे कब तुम एक्ट करोगे? यूएन कब एक्ट करेगा? अगर तुम्हें रेफ्यूजीज की और तुम्हारा कमिटमेंट है और इस पर रशिया ने कहा है कि वो यूएन सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ वो इस पर मोशन ला सकता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट जो मेंबर्स हैं उसमें रशिया है, तो वो कोई भी मेंबर सेक्रेटरी जनरल के खिलाफ भी मोशन ला सकता है। अब ये जो पूरा ये जो रशिया का थ्रेट है ये भी बिल्कुल नया है और ये बड़ी खबर है आज की कि रशिया ने इस चीज़ को पूरा धमकी दी है कि हम अगर इस तरह से रेफ्यूजीज का यही हाल होता रहा तो हम मोशन हम लाएंगे। और रशिया देखिए हर तरह से सप्लाई भी कर रहा है। अभी यमन में जो एक पूरी बात आई कि यमन में पिछले 3 दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है, मतलब रेड सी पे अमेरिका, ब्रिटेन और यमन में बाकायदा युद्ध चल रहा है। मतलब यमन की तरफ से यमन की नेवी और यूएस और ब्रिटेन की नेवी सपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट, और यमन में के पास अपने ड्रोन्स हैं तो वो ड्रोन से मार रहा है और 3 दिन से ये लड़ाई चल रही है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों जो पिछले अभी करीब 1 हफ्ता पहले जो ट्यूटर जहाज जिसके बारे में आपको बताया था कि उसको वो सिंक करना शुरू कर गया है, वो पूरी तरह से आज डूब गया। और आज जो है कम से कम 4 और ब्रिटिश और अमेरिकन जो वॉरशिप्स हैं उन पे यमन ने हमला किया और यमन ने ये तक डिक्लेयर कर दिया कि हम एक युद्ध की स्थिति में हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। इसको तुम डिक्लेयर करो चाहे नहीं करो, यमन तो अपनी तरफ से एक तरह से डिक्लेयर कर चुका है कि तो ये तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी इतना बढ़ गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी जो है ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तो हो ही गया है। अभी वहाँ पर रेड सी में लड़ाई हो रही है, अभी हिजबुल्ला से भयंकर, मतलब जब से उसने हुदहुद अपना एक सर्विलेंस सिस्टम अनवेल किया है, अब तो इजराइल पागल जैसा हो गया है। उधर इजराइल जो अंदर इजराइल के आईडीएफ का स्पोक्स पर्सन दूसरी बात कह रहा है। मतलब इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू कंट्रोल खो रहा है। नेतन्याहू के पास अगर कंट्रोल होता, आप ही बताइए, तो वो इस तरीके से डैनियल हगारी इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता था? नहीं दे सकता था। और आपको बताएं कि जबलिया में और अल जैतून में, ये जो 2 और जगह गाजा में, यहां पर भी लड़ाइयां हुई। यहां पर आईडीएफ सोल्जर्स दे शोड अ काइंड ऑफ अनविलिंगनेस टू फाइट। पहली बार नहीं है, पहले इसके पहले भी हो चुका है, लेकिन अब बड़े लेवल पे हो रहा है कि आईडीएफ के सोल्जर्स लड़ना नहीं चाह रहे। उनका एक हेजिटेशन है, कुछ गोलियां चला के पीछे हट जाते हैं, उसके बाद हमास का जो रेजिस्टेंस जो काउंटर करता है उससे अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। एक डिफेंसिव पोजीशन में आ गए और डिफेंसिव पोजीशन में मतलब जो आर्मी अटैक कर रही है, जिसका काम है होस्टेजेस को फ्री करना और जिसका काम है हमास को खत्म करना तथाकथित, वो डिफेंसिव पोजीशन में आ जाए। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। और ये पूरी जो घेराबंदी है, ये जो पूरी सिचुएशन है, ये हर तरफ से देखिए इसने आईडीएफ को बुरी तरह से डिमोरलाइज कर दिया है। और एक चीज और आपको बताएं कि आईडीएफ की जो डिविजन्स थी उस एरिया में, कुछ ब्रिगेड्स थी जो जहां हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया, जैसे किरियत शमोना में, वहां से डिजर्शंस भी हो गए। एक करीब 14 या 15 इजरायली सोल्जर्स का एक बैच वो वहां से छोड़ के भागा है। अब वो दे आर डेजर्टर्स। अब वो मतलब जो उनको देखते ही गोली मारने का फरमान है कि भाई जो आर्मी को डेजर्ट करता है, लेकिन ये ऑर्डर इशू नहीं हो पाया अभी तक कि देखते ही गोली मारने का। अरे भाई डिफेंस मिनिस्टर हैं तुम्हारे, लेकिन और वो तुम्हारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हलेवी, वो है, उस पर हगारी कुछ नहीं बोला। वो उससे इस पे जरूर बोला कि हमास को हरा नहीं सकते, वो एक विचार है,
लेकिन इस पे नहीं बोला कि इजरायली इतने सोल्जर्स डेजर्ट कर गए और उनको देखते ही गोली मार दो, नहीं, ये चीज़ कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इजरायली सोल्जर्स किसकी मदद से, किसकी सहमति से गए हैं, क्या पूरा खेल है, ये उन लोग को खुद नहीं पता है। और वो कहाँ गए हैं, वो लोग इजराइल के अंदर ही कहीं छुपे होंगे या मान लो जॉर्डन क्रॉस कर गए होंगे, कोई भी, भाई हर जगह इजराइल के अपने छोटी छोटी कॉलोनीज है सिविलियंस की, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, आप देखिए, इसमें हर तरफ से, मैं फिर कह रहा हूँ आज जो मैं कंक्लूड करने के पहले, कि ये पूरी जो घटनाएं आज की हैं 20 जून की, एक फिर से डिसाइसिव एज हमास को मिल चुका है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को मिल चुका है, और वही बात है कि अब जीत बहुत करीब है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।